हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट रहेगा आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। जल्दी से सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ऑलरेडी मैं आपका 3-4 सब्जेक्ट का सिलेबस भी कवर करा चुकी हूँ, लाइक एसएसटी, बाल विकास एंड साइंस और कंप्यूटर। ठीक है, बाकी की जो सब्जेक्ट हैं, आपकी जो प्लेलिस्ट है वो भी कंटिन्यू की जा रही है। बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन आप फिर भी चैनल के साथ बने रहिए, आपको वो सीरीज़ पूरी कराई जाएगी। ठीक है, राजन की सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर आ जाइए सभी बच्चे, चलिए फिर कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके। ओके, विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण में प्रेरण के सिद्धांत का क्या महत्व है। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जितने भी बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं, अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। क्लियर? और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रीवियस वीडियोस में कवर करा चुकी हूँ, आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर लेना। सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, 1 बाय 1 करके उसमें कंटिन्यू करते जाइए और उन क्लासेस को वॉच करते जाइए। जो बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, आप लोग रिविज़न लगाइए अपना। ठीक है, चलिए फिर आज का हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है, या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखो, अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन। ठीक है, तो प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान से होता है, यदि बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो उनकी रुचि अवश्य उसमें होती है। बिल्कुल सही बात है, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है वो उसी काम को पूरे मन से करता है। प्रेरणा द्वारा छात्रों के सीखने की गति बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही आप किसी को मोटिवेशन देते हैं या आपको खुद से मोटिवेशन मिलती है तो आपके भी सीखने की गति क्या होती है? बढ़ती जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 में भी देखो पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अपेक्षित का मतलब होता है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है वैसे तो। अपेक्षित का मतलब है निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए। अधिगम होता है सीखना, और स्तर होता है उपलब्धि स्तर। तो अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अपेक्षित अधिगम स्तर की समप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव हैं जो इस प्रकार है। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक अधिगम अनुभव। क्लियर भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण का अर्थ बताइए। देखो, संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, और संप्रेषण के 2 प्रकार बताने हैं आपको। संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए शिक्षण में उसका महत्व बताना है। संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब देखो, संप्रेषण ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों और अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण की नींव 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है, कम्युनिकेशन ही क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है। अब संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। एक तो होता है प्रेषक, जो अपनी बात को कहता है। दूसरा होता है सूचना या संदेश, और तीसरा होता है ग्राही रिसेप्टर, जो सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। आगे लिखा है फिर कि संप्रेषण के बिना कक्षा शिक्षण संभव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर टीचर कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो क्या होगा? शिक्षण अधूरा होगा। संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस और अप्रभावी हो जाता है, और वे सरलता से किसी भी समय किसी भी उचित स्थल पर नहीं बोल सकते। प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। प्रभावी संप्रेषण होने से बच्चे की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण बहुत सरलता से हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण कौन सा होता है?
जिसमें आप लोग अपनी बात कहते हैं और दूसरा आपकी बातों को समझता है, कंसीडर करता है, राइट। अब देखो संप्रेषण के प्रकार हैं, यहाँ पर 2 प्रकार हैं, प्रभावी और अप्रभावी संप्रेषण। दोनों मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है पहले भी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है ज़रूर वॉच कर लेना भाई। तो देखो प्रभावी तो होता है 2 तरफा संप्रेषण। मैंने आपसे बात कही, मैंने आपको समझाया और आपने मेरी बात समझ ली और उस पर रिएक्ट दिया, ठीक है, कोई रिएक्शन दिया आपने उस पर, तो ये क्या हुआ, प्रभावी संप्रेषण। अप्रभावी होता है जिसमें सिर्फ एक तरफा बोला जाता है, लाइक लेक्चर मेथड, ठीक है, कि बस टीचर बोले जा रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का संप्रेषण क्या होता है, अप्रभावी संप्रेषण। क्लियर सभी को भाई? अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों में लाइक, हाँ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर, अभी संप्रेषण का ही चल रहा है, संप्रेषण का महत्व क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की। तो संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण कार्य संभव नहीं होता। संप्रेषण प्रभावी और अप्रभावी 2 प्रकार का होता है। प्रभावी संप्रेषण शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। इसमें शिक्षक और बच्चे दोनों रुचिपूर्वक सवाल जवाब करते हैं। प्रभावी संप्रेषण से बच्चे में चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है। यदि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण किया जाए तो वे बच्चे भी सुधर जाते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के या फिर अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होती है जिनकी पर्सनैलिटी। बिल्कुल, जो बच्चे आपने देखा होगा जो बहुत शाय नेचर के होते हैं, शर्माते हैं, संकोच करते हैं कुछ पूछने में टीचर से, अगर आपका संप्रेषण प्रभावी है, एक टीचर को मैं यही सलाह दूंगी कि हर टीचर को, इवन हर टीचर को क्या होना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण करना चाहिए, ताकि हर बच्चा अपनी बात को आप तक पहुंचा सके, राइट। आप देखो आगे लिखा है कि प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर भय समाप्त हो जाता है। अगर उनके अंदर कोई हेजिटेशन है, कोई डर है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के इस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग कम या ना करें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हों। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाई जा सके। क्लियर यहाँ तक सभी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता क्या होती है, एक्टिविटी, राइट। अब देखो इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहला है क्रियापरक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। आत्म स्वतंत्रता मतलब आप लोग फ्री होते हैं अपने इंटरेस्ट का काम करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है फिर, इस विधि में छात्र का सर्वांगीण विकास उसकी स्वयं की क्रिया द्वारा ही होता है। जो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, वो उसके स्वयं की क्रियाओं से, खुद की गई एक्टिविटी से होगा। नेक्स्ट है फिर, यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्यार्थी की चेतना के चिंतनात्मक रुचि, संकल्पना और निर्णय तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। फोर्थ है, इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्तियों की ओर अभिप्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और लास्ट है, यह विधि अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार सभी प्राणियों में एक समान आंतरिक क्रिया चलती रहती है जिसे वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताइए। अब देखो शिक्षण क्या होती है, टीचिंग, और प्रशिक्षण क्या होती है, ट्रेनिंग। टीचिंग ट्रेनिंग में आपको क्या बताना है, डिफरेंस। सबसे पहला तो इसका अर्थ के आधार पर डिफरेंस है कि शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें शिक्षक किसी दिए गए विषय पर छात्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे तैयार करने के लिए ज्ञान और अवधारणाओं को देता है। प्रशिक्षण क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है। इसमें एक व्यक्ति को शिक्षिका के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक विशिष्ट कौशल या फिर नौकरी से संबंधित किसी विशेषज्ञ द्वारा निर्देश या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, या आप अपने ही प्रोफेशन को ले लीजिए। टीचिंग में जैसे आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है तो आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, है ना, बीएड करते हैं, लाइक डीएलएड करते हैं, या फिर एमएड करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर दूसरा की पहुँच यह क्या है, सिद्धांतिक,
ये अलग पॉइंट है पहुँच, ठीक है। ये सिद्धांतिक है और ट्रेनिंग क्या होती है, व्यवहारिक होती है। अब ये क्या है, छात्रों को नए ज्ञान का प्रावधान, और ट्रेनिंग क्या है, शिक्षार्थियों में जो मौजूदा ज्ञान है, उनके पास नॉलेज तो है पहले से, लेकिन उसका अनुप्रयोग, उसको अप्लाई कराना, ठीक है, उसको स्पेशल तरीके सिखाना उस चीज़ के, वो होता है ट्रेनिंग। अब जोर क्या है, शिक्षक ज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की चौड़ाई, कौशल और क्षमताएं किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से ज्ञान। वातावरण, इसमें कक्षा का वातावरण होता है, और ट्रेनिंग में क्या होता है, काम का माहौल होता है या फिर कक्षा का वातावरण होता है। जिस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी तरह का आपका आसपास का क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। अब देखो, दो तरह की शिक्षाएं होती हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। निदानात्मक होता है, पहले आप बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाएंगे कि बच्चे को एग्जैक्ट में प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो किसी भी चीज़ में असफल हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से उसको बार बार सीखने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद ही तो आप उसका उपचार करेंगे, है ना। तो बच्चे इन दोनों को क्या समझते हैं, एक जैसा सिनोनिम समझते हैं एक दूसरे का, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। देखो, रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, उपचारात्मक शिक्षण शब्द नवीन हो सकता है, किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कठिनाइयाँ ना आती हों। पुराने समय से ही शिक्षक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयाँ दूर कर रहे हैं, उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करने आए हैं। आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयत्न करता है, उसी तरह जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो भी विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा में क्या करता है, उसको उचित दिशा प्रदान करता है, ठीक है। एज लाइक अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हमको क्या करते हैं, स्वस्थ करते हैं, उसी तरीके से आप लोग जो हैं, टीचर लोग भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। योकम और सिम्पसन ने इसके बारे में कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने की चेष्टा करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। फिर सिम्पसन, जॉन्स और ब्लेयर ने डेफिनेशन दी है कि उपचारात्मक शिक्षण संक्षेप में कहें तो श्रेष्ठ शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है, उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है, राइट। कोई भी एक डेफिनेशन आप याद रख लेंगे और उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ व परिभाषा समझाइए। देखो, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग आपकी 36 मिनट की होती है लगभग, जो आपके ही क्लासरूम में कराई जाती है। तब आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से टीचिंग करनी है। अब इसमें सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की कोई एक विधि नहीं है ये, ठीक है, कोई टीचिंग मेथड नहीं है। ये शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला और विश्लेषण करने की तकनीक है। इस प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया में शिक्षण की इकाइयों को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापक हेतु एक प्रशिक्षण है जिसमें सामान्य कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम किया जाता है। और देखो, इसमें क्या होता है, जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित कर दिया जाता है। एक समय में जो एक कौशल होता है, जो एक स्किल होती है, वो 5 से 10 मिनट की आपकी लेसन प्लान तैयार करके आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो टीचिंग में। क्लियर। इस पार्ट को सूक्ष्म कक्षा जिसमें 5 से 10 छात्र होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। इस विधि में वास्तविक और सामान्य शिक्षण प्रक्रियाओं की जटिलताओं को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जाता है। एक बार में घटक कौशल को लेकर यह योजना बनाई जाती है। दूसरा, पाठ्य वस्तु को एक इकाई तक सीमित रखा जाता है। कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर 5 से 10 रखी जाती है और पाठ अवधि को 5 से
10 मिनट का बनाकर सूक्ष्म किया जाता है, माइक्रो किया जाता है उसको। अब ड्वाइट एलन जो है उन्होंने ही माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित किया है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है। किससे संबंधित है? प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, जिसका प्रयोग सेवारत या फिर सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यवसाय विकास के लिए किया जाता है। जो बच्चे टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं उनको ये दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए ऐसी स्थिति प्रदान करती है जो कक्ष की जटिलताओं को कम कर देती है। इसमें क्या होता है, बच्चों से पढ़वाया जाता है। माइक्रो टीचिंग कम टाइम की होती है, बच्चों से पढ़वा कर देखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी होते हैं कि किस तरीके से आपको लेसन प्लान तैयार करके पढ़ाना है, राइट। अब क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का गहन अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक में सूक्ष्मता से प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम ही कह दो इसको। अब देखो अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशंस को दिया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स में आपको इतना ज़्यादा लिखने की कोई भी नीड नहीं है, आप 5 से 6 पॉइंट लिखिए, इनफ है, राइट। हाँ, अब देखो इसके सिद्धांत बता देती हूँ मैं आपको। सिद्धांत क्या क्या हैं। एक तो ये जटिल कौशल है। कैसा है? जटिल है। जिसे सरल कौशलों में विश्लेषित किया जाता है। शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, वो एक कैसा प्रोसेस है? जटिल, और उसको सरल कौशलों में विश्लेषित किया जाता है। किसके थ्रू? माइक्रो टीचिंग के थ्रू। माइक्रो टीचिंग एक वास्तविक कौशल है। सरल शिक्षण परिवेश में एक एक घटक शिक्षण कौशलों को लेकर उन पर कुशलता अर्जित की जा सकती है। पृष्ठ पोषण सहित प्रशिक्षण कुशलता में सहायक होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में किसी एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही, पता क्या होता है इसमें, सभी बच्चों को जो ये कराई जाती है माइक्रो टीचिंग, उसमें ये बोला जाता है कि आप एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल का यूज़ करिए, और वास्तविक शिक्षण करते समय उन्हें मिलाया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में बदला जा सकता है। यहाँ पे आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको सिखाया जाता है माइक्रो टीचिंग में कि आपको टीचिंग करनी किस तरीके से है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्लासरूम में गए और आपने डायरेक्ट जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे से उसकी प्रीवियस, सबसे पहली बात होती है, एक टीचर वही होता है बेस्ट टीचर जो अपने बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है कि बच्चे ने, मैंने जो पिछली क्लास में बच्चों को सिखाया है वो उसको आता भी है कि नहीं आता है, या उसको कोई क्वेरी है तो उसको दूर करना टीचर का क्या होता है? कर्तव्य होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहु क्षेत्रीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अब देखो बहु-क्षेत्रीय शिक्षण क्या होता है। इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की प्रक्रियाएं प्रशस्त हो रही हैं, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी नई समस्याएं भी जन्म ले रही हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की हों, राजनीतिक या फिर शिक्षण का क्षेत्र हो। वर्तमान समय में शिक्षण क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों की शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त ढंग से नहीं हो पा रही है। इसी कारण एक समस्या है विद्यालयों में बढ़ते छात्र और अध्यापकों की घटती संख्या। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में देखा जाता है कि कक्षा 1 से 5 तक जो कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षकों की संख्या है वो 1 या 2 से अधिक नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शिक्षण कार्य कराना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए बहुश्रेणी शिक्षा विधा का जन्म हुआ। समझ गए आप लोग? जब बच्चे ज़्यादा होते हैं, टीचर कम होंगे, तो बहुक्षेत्रीय शिक्षण का क्या होगा, कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो इसका अर्थ क्या है। बहुश्रेणी शिक्षण का अर्थ है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठा लेते हैं। आपने देखा भी होगा 2 से कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि 4th 5th है ना, 3rd 4th 5th को एक साथ बैठा लिया, और उनकी व्यक्तिक यानी कि उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उनकी भिन्नता, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं और अनुशासन बना रहता है। और क्या होता है, सभी बच्चों पर ध्यान भी दिया जाता है। मान लीजिए टीचर कम है, बच्चे ज़्यादा है, तो क्या होगा, फिर क्लास को मर्ज करके पढ़ाया जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बताइए।
अब देखो क्या होता है, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या हैं। एक तो प्राथमिक विद्यालय और वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना और उनका संचालन करना। दूसरा उद्देश्य है कि वर्ष 2006 तक 6 से 11 वर्ष, यहाँ पे वह नहीं है, वर्ष है, वर्ष या वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन कराना और लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी तक सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। सतत मतलब कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, बच्चे की शिक्षा ना रुके बिल्कुल भी। अब देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ये विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकता सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि चौक, डस्टर वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर समस्त बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो। इसके लिए समस्त बच्चों में प्राथमिक शिक्षण के लिए प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसमें पूछा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है और अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है। तो देखो, अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे शिक्षक को पूर्ण करना होता है, ठीक है। टीचर को पता चल जाता है कि मेरा ये पर्टिकुलर गोल है और मुझे इसे आज पूरा करना है। दूसरा होता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से छात्रों को, शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में, बच्चों का इवैल्यूट करने में उसको सहायता मिलती है। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर भाई नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 सब्जेक्ट आपके मैंने कवर करा दिए हैं। किसी बच्चे ने अगर उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो ज़रूर वॉच कर लेने, ठीक है। हाँ, ज़रूर याद से वॉच कर लेना भाई। और जो बच्चे वॉच कर चुके हैं वेल एंड गुड है, आप लोग रिविज़न लगाइए। जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छा रखिए। देखो, 10 बुक पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, एक बुक को 10 बार पढ़ना सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। तो कम पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, लेकिन बार बार मल्टीपल रिवीजन ज़रूर लगाइए, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।